जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 8 फरवरी का कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। 8 फरवरी को ऑल शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमको मिले हैं, सबका आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस, जैसा कि हर बार मैं आपके लिए स्पेशल तरीके से एक जो है मैप वाइज, इमेजेस वाइज, कुछ ग्राफिक्स वाइज या कंटेंट को याद करवाने के लिए लेकर आता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं, जिनका पेपर है दोस्तों उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो है। अब केवल पिछला प्रश्न रिपीट होगा। टीसीएस ने केवल पिछले प्रश्नों को अब रिपीट किया है, ये जान लीजिए। परसों के प्रश्न को आज के शिफ्ट में रिपीट किया है। सारे प्रश्नों को मैं आपको इस तरह से आपके सामने रखता हूं। तो चलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल के हमारे नियमित व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें प्लीज, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, यह आपसे निवेदन है। पहला प्रश्न आपके सामने है, त्रिपुरा का खारची उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं, यह 7 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। देखिए नजारा आपके सामने लगा हुआ दोस्तों, खारची उत्सव का, त्रिपुरा का बहुत ही स्पेशल त्योहार है। हर साल यह जो है जुलाई में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में अमावस्या के 8वें दिन। प्रमुख पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूं जो है। और यहाँ से त्योहार मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है। कहाँ पर? अगरतला, त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है, वहां के एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है। वहां 14 देवताओं की मूर्तियां हैं। इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 7 दिनों तक अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। अगरतला में 14 देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। खूबसूरत नजारा आपके सामने लगा हुआ। त्रिपुरा घूमने जाएगा तो यहाँ जरूर जाइए। चलिए, अगला प्रश्न बजट से संबंधित आ गया था, तो चूंकि बजट इस समय चर्चा में है तो वहां से प्रश्न बनना लाजमी सी बात है। तो आइए देखते हैं बजट के लिए क्या, यहाँ पर एक ऑप्शन तो नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल ये पता चला कि बजट किसके लिए पेश होता है। तो अब आइए बजट से संबंधित बनने वाले कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूं कि बजट का जो है उल्लेख, पहले तो बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वार्षिक वित्तीय लेन देन का इस्तेमाल संविधान में है 112 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? 112, 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है निर्दिष्ट किया गया है, जो भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत का वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। यह तो पॉइंट है, लेकिन कुछ फैक्ट जो निचोड़ करके आपको बताऊं कि बजट पेश करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मैं अमर उजाला की एक खबर है, उससे संबंधित कुछ अच्छा डेटा मिला तो आपके लिए मैंने यहाँ पर उठा लाया। देखिए जरा से, अनुच्छेद 12 तो मैंने बताया, अनुच्छेद 112 बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछता है कि बजट के स्थान पर क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यह शब्द है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को बजट पेश करने की पावर है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति अपना रबर स्टाम्प की तरह यूज होता है। जानिए रहे राष्ट्रपति की, भारत का रिप्रेजेंटेशन, भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की पहचान है। लेकिन हमारे यहाँ पावर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, इन लोगों के पास है। जान रहे मंत्रिपरिषद के पास है। राष्ट्रपति का कोई बहुत क्या कहा जाए। राष्ट्रपति बजट पेश करने का आदेश किसी भी मंत्री को दे सकता है। तो किसी भी मंत्री को क्या है, तो राष्ट्रपति को लगता है कि वित्त मंत्री हैं, इन्हीं को दे दो बजट पेश करें। खैर, अगर वो नहीं है तो रेल मंत्री भी पेश कर सकते हैं, या कोई अन्य मंत्री भी पेश कर सकता है। कई बार रेल मंत्रियों ने बजट को पेश भी किया है। तो ये आप समझिए बजट से संबंधित प्रावधान। अगला आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था, जहां से एसएससी अब नए प्रश्नों पर हाथ आजमा रही है। ध्यान दीजिए। और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी जो है, प्रीवियस दिनों में, ईयर तो नहीं कह लीजिए, पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी आ रहे हैं। तो आइए एक स्पेशल विश्लेषण, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब आइए मैं भारत के सारे बिंदु को आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु। उत्तरी बिंदु की अगर बात करें, अगर उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल, ये यहाँ पर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और जो कि कहां पर है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको ध्यान रखेंगे। पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नीचे, काल ऊपर। भाई काल बुलावा ऊपर से ही तो आता है, तो कॉल ऊपर। हमेशा कॉल लेटर आपका आता है तो ऊपर से ऊपरी से अधिकारी आदेश करते हैं तो कॉल लेटर आ जाता है। ट्रिक बना लीजिए। पश्चिमी बिंदु राजहर क्रीक, जिसको कहते हैं सर क्रीक भी बोला जाता है, यहाँ गुजरात में। इसको ध्यान रखेंगे, गुजरात में क्रीक। गुजरात में यहाँ देखिए क्रैक टाइप का नक्शा है ना, तो क्रीक हो गया। क्या हो गया? क्रीक। अब पूर्वी बिंदु की अगर बात करें दोस्तों, तो वालांग या किबुथु इसका एक स्थान का नाम है। अरुणाचल प्रदेश का ये पूर्वी बिंदु है। भारत का छोर, किनारे, ये सीमा है, बाउंड्रीज, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया। और एक प्रश्न आता है, मुख्य भूमि भी बताता है कि मुख्य भूमि यानी यहाँ, ये मुख्य भूमि है जो भारत से जुड़ी है। हालांकि भारत का भाग तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी है, लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी,
तमिलनाडु। बार बार जो है मुख्य भूमि जो की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी। बार बार आप कहते सुना होगा कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये हो गया कश्मीर और ये हो गया कन्याकुमारी, मतलब पूरे भारत की बात चल रही है। यह रहा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पॉइंट नीचे होता है, कॉल माने बुलावा ऊपर से, जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु क्रीक माने क्रैक है, वहां पर नक्शा हल्का देख रहे हैं तो क्रीक है। पूर्वी बिंदु वालांग, अरुणाचल प्रदेश वालांग या किबूतु। और मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा जो है कन्याकुमारी, इसको ध्यान रखेंगे। नोट करिए दोस्तों, बहुत स्पेशल प्रश्न है। आप मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अगर चाहें तो इसका एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला आपके सामने जो है रखता हूं, 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और भारत जोड़ो से भी प्रश्न आया है, अभी आगे इसको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चर्चित है, आप लोग जानते हैं। अगला देखिए, हरित क्रांति किस की वृद्धि के लिए चलाया गया था? मतलब क्या हरित क्रांति में से संबंधित प्रश्न आया था? रोज मैं लगा रहा हूं अपनी जो क्लास का स्क्रीनशॉट, देखिए यही डेली में जो प्रीवियस, अगर अभी प्रीवियस डेज में या पिछले जनवरी में पूछे गए प्रश्नों का आपने नहीं देखा है तो हमारी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए, एसएससी जीडी 2023 के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और उन्हीं से बार बार जीएस का प्रश्न उठाकर पूछ रहा है। 56 शिफ्ट का मैं कंप्लीट करवाया हूं मैराथन, 40 शिफ्ट की मैराथन करवाया हूं, डेली का डेली करवाया हूं। स्पेशल विश्लेषण है, देखिए उसको, वहां से प्रश्न बन रहे हैं बार बार। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन के लिए हुई थी, नॉर्मल बात थी, ये तो प्रश्न था। अब हरित क्रांति का थोड़ा करते हैं पोस्टमार्टम कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच में हुई थी। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? तो इसके बारे में एक आम भाषा में समझ लीजिए कि जो खेती बाड़ी हमारे बाप दादा यानी हमारे पूर्वज करते थे, काफी जो है पुराने परंपरागत तरीके से, उसी में आधुनिक मशीनों का, ट्रैक्टर मशीनें, रोटावेटर, उर्वरक, तमाम तरह की तकनीक का, यानी कि टोटल खेती को टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग होने लगता है खेती में, तो वह हरित क्रांति कहलाती है। और उत्पादन दुगुना और चौगुना हो जाता है, आप जान ही रहे हैं जब, तो हरित क्रांति ये है। आगे इसके अगर भारत में बात की जाए तो स्वामीनाथन जो है, एमएस स्वामीनाथन साहब जो है भारत में इसको लाने वाले थे। और विश्व में अगर कोई हरित क्रांति का जो है श्रेय दिया जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग साहब प्रोफेसर, दोनों लोग की फोटो आपके सामने दिया गया है। गेहूं उत्पादन पर जोर था, इसमें ध्यान देंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं इनको, कहीं कहीं पर चटर्जी भी लिखा रहता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनमें से किसकी रचना की है? तो ऑप्शन में जहां तक अंदाजा है कि इनका वही रहा होगा आपका वंदे मातरम वाला पॉइंट। और फिलहाल मैं इनसे संबंधित पूरी चीजें आपको बताता हूँ कि जहां से इनका प्रश्न बनता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पूरा नाम इनका, बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार भी हैं, कवि भी हैं, गद्यकार भी और पत्रकार भी, कुछ भी दे सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं तो दे देगा, पता चले इसमें से कवि तो सब लोग जानते हैं, गद्यकार भी जानते हैं, पत्रकार नहीं जानते हैं, उपन्यासकार भी लगा देंगे लेकिन पत्रकार दे देगा तो आप कंफ्यूज, लेकिन पत्रकार भी थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये उन्हीं की रचना है, ध्यान देंगे। जनगण मनगण की अगर बात करें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है और सारे जहां से अच्छा इकबाल का है, इसको याद रखेंगे। अगला आइए, कलामंगलम, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। लोक नृत्य का कंप्लीट वीडियो एक बना करके डाला हूं, वहां से प्रश्न डेली आ रहा है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो को देखें। फिर मैं देखिए वही लगाया हूं कि अगर मोहिनी अट्टम यानी केरल की बात करें तो मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु ने जो है केरल के सागर तट पर मोहिनी रूप धारण करके नृत्य किया था, इसलिए मोहिनी अट्टम कहते हैं। प्रमुख कलाकार भारती शिवाजी, रागिनी, तंकमणि, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, शेषन और मजुमदार और गाता है। और यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, सादे वेशभूषा में किया जाता है, प्रारूप में भरतनाट्यम जैसा है। अट्टम शब्द लगा है तो जो है ये मोहिनी अट्टम यानी केरल का होता है। और भी इस तरह से कहीं पर कई नृत्यों में अट्टम, वहां के स्थानीय भाषा में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन अट्टम लास्ट में लगा रहेगा। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ियों की बात की है। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 11। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र की पर्यायवाची बहुत सारी है, जैसे हिरण की पर्यायवाची काफी ज्यादा मात्रा में, तो इंद्र की भी पर्यायवाची ज्यादा है। अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सूरपति, देवेंद्र, देवेश, माघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्र है तो वज्रधर कहे जाएंगे, मेघराज माने वर्षा करवाते हैं तो मेघराज कहे जाएंगे। इस तरह से है सब, पूरा विश्लेषण तो नहीं करूंगा, फिर भी कुछ हद तक समझ लीजिए आप। वित्रहा, सचीपति, टाइम लग जाता है ना, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कम समय में सारे प्रश्न कवर करा दूं। ज्यादा वीडियो लंबा होता है तो आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, देखते नहीं है। सहस्त्राक्ष, सूरराज, सूर माने देवता और देवताओं के राजा,
सुरेंद्र सूरधन इंद्र, सुरेश सूरधन ईश, देवताओं की ईश, सब संधि है, बहुत बढ़िया बढ़िया। सुरेंद्र, महेंद्र, वासा, वासव सारी जो है इंद्र की पर्यायवाची है। इसके जो है इतर जो रहा होगा इंद्र की पर्यायवाची नहीं रहा होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध की बाढ़ ला देना ऑपरेशन फ्लड का ध्यान रखेंगे। राक्षसों को किसका वरदान था? तो ये प्रश्न आता, भगवान शिव ने जो है राक्षसों को वरदान दिया था। इनका उल्टा सीधा जो काम था महादेव, हर हर महादेव का ही था। राक्षसों को ये वरदान वगैरह दे देते थे, फिर उन्हीं को अपना सिस्टम होता था। फिलहाल वो तो बात रही, फिलहाल जो है भोलेनाथ की कृपा है तो राक्षस कुछ नहीं करेंगे। हॉकी में हाफ टाइम कितने मिनट बाद होता है? 30 मिनट बाद। हॉकी में हाफ टाइम दोस्तों 30 मिनट बाद होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछ रहा है, कुछ ऐसे स्टैटिक डाल रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट विश्लेषण जरा से ध्यान दीजिए कि देखिए जो प्रश्न वैसे हैं जो कितने खिलाड़ी कितने मिनट, तो ये तो मैं आपको नॉर्मल बताऊं, लेकिन जिन प्रश्नों से प्रश्न बनने वाले हैं उनका मैं डिटेल विश्लेषण आपको जरूर दूंगा। थोड़ा सा समय लूंगा। 7वीं अनुसूची संबंधित प्रश्न आया था कि किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है राज्य और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लेख किया गया है कि किन विषय पर राज्यों, जैसे मान के चलिए कि किन का, ये हमारे जो है हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पर कुछ कामों पर राज्य काम करता है, कुछ कामों पर जो है सेंट्रल या केंद्र काम करता है। तो अगर यहाँ पर बात होती है कि किन कामों को राज्य करेगा, किन कामों को केंद्र करेगा, आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें, कुछ चीजों पर उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लिखा रहेगा, राशन कार्ड वगैरह कहीं पर देखेंगे तो भारत सरकार लिखा रहेगा, रेलवे है तो भारत सरकार लिखा रहेगा, और उपक्रम है तो उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ऐसे। तो इसका सिस्टम है। 3 सूचियां बनाई गई संविधान में। संघ सूची माने केंद्र के लिए, राज्य सूची माने राज्य के लिए, समवर्ती सूची माने दोनों के लिए। संघ सूची में कुछ विषयों को शामिल किया गया, इसमें उन विषयों को जिन पर केवल संघ यानी जो है सेंट्रल यानी दिल्ली से, संसद से जो है लोकसभा राज्यसभा से कानून बनाए जाएंगे। राज्य सूची के कुछ विषय बनाए गए जिन विषयों पर राज्य यानी विधान परिषद और विधानसभा कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषयों को रखा गया जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। यह सूचियां हैं, इनके बारे में विस्तृत वीडियो प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, कितने विषय क्या है। फिलहाल आप इतना जानिए, बहुत सारे फैक्ट को भी कम थोड़ा चाहता हूं कि वही चीज बताऊं जो एग्जाम पॉइंट से रहे। तो इतना प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कितनी सूचियां हैं, किस पर जो है किसको कानून बनाने का अधिकार है। प्रयाग प्रशस्ति जो है रिपीट किया, वही प्रश्न हरिसेन जो है कवि जो थे, इन जो है इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, ध्यान देंगे। बिहार का मशहूर पर्व छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में, इसको याद रखेंगे। छठ पूजा किसकी आराधना की जाती है? तो सूर्य भगवान की पत्नी जो है छठी मैया की जिनको संज्ञा दी गई है उनकी आराधना की जाती है, सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सामने। कथकली किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब कथकली कहाँ का जो है लोक नृत्य या त्योहार कह लीजिए तो है, तो केरल का जो है कथकली कहाँ का जो है लोक नृत्य दोस्तों, केरल का है। अब केरल से संबंधित कुछ त्योहार एक और पूछ रहा है बार बार, विशु त्योहार। विशु त्योहार जो है कल पूछा हुआ था, वो मैं यहाँ पर दिया हूँ जो है आपको पॉइंट में, ताकि रिपीट हो जाए आपके दिमाग में एक बार। केरल में फसल से संबंधित त्योहार है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वहाँ के और प्रमुख त्योहार ओणम, मकर विलक्कू, कथकली, ध्यान दीजिए ये वहाँ के फेस्टिवल है। और वहाँ के सीएम भी, शायद कुछ बच्चों ने कहा कि वहाँ के सीएम के बारे में पूछा था, तो कल भी मैं ये कराया था सीएम पिनराई विजयन, और आज भी ये परीक्षा में आ गया। देखिए पिनराई विजयन जो है वहाँ के सीएम है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो हमारी देख तो लेते हैं अधिकाधिक मात्रा में, रेगुलर विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, अधिक से अधिक अपने परिवार में जो भी अध्ययन करने वाले आपके छोटे भाई बहन हैं उनके फोन से, या उन लोगों को भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए उन तक भेजें, ताकि हमारा अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच बने, तो मैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट बना करके आप तक पहुंचा पाऊं। दोस्तों चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। यह प्रश्न पूछा था। चाणक्य से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक थे, और यह चाणक्य के शिष्य थे, आप जान ही रहे हैं। अर्थशास्त्र की बात अगर करें तो लोगों को लगता है कि यह अर्थशास्त्र इसका नाम है तो यह इकोनॉमिक्स की बात है। तो दोस्तों यह इकोनॉमिक्स की बात नहीं है। अर्थशास्त्र में पूरी पॉलिटी की बात, यानी राज व्यवस्था, इकोनॉमिक्स की तो थोड़ी बहुत है, लेकिन मैक्सिमम जो है राज्य को चलाने का जो है नियम लिखा गया है अर्थशास्त्र। और इन्हें भारत का मैकियावेली, मैकियावेली यूरोप के एक जो है राजनीतिक जो है विचारक थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, तो उसी तरह से भारत में चाणक्य हैं, तो इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की थी? राहुल गांधी वाला प्रश्न आज भी आया था।
यह बार बार पूछ रहा है। जरा इसका राज्य वगैरह एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी बताए ना, कश्मीर के श्रीनगर से शुरू करते हैं और कन्याकुमारी तक आते हैं। कॉल ऊपर होता है, तो कॉल यानी इंदिरा कॉल, यहाँ पॉइंट हालांकि यहाँ है, तो इंदिरा कॉल वाले एरिया से शुरू होते हैं और पॉइंट जो है यहाँ मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी है, वहां तक पहुंचते हैं। 12 राज्यों को कवर करते हुए 20 शहरों को 3570 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं राहुल गांधी साहब। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इन्होंने किया था। गोल्डन फाइबर जो है जूट को, जूट जो है आप देखते होंगे कि सुनहरे रंग का, गोल्डन रंग का होता है, तो जूट के रेशों को गोल्डन फाइबर कहा जाता है दोस्तों। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र के पर्यायवाची सागर, पयोधी, उदयधि, पारावार, नदीस, जलधि, वारिधि, नीरधि, नीरनिधि, ये सागर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जो रहा होगा वो नहीं रहा होगा। छाती पर मूंग दलना, ये तो हालत वही है कि आपका पार्टनर आपके साथ रह रहा है, आपका रूम का खर्चा जो है वह दे नहीं रहा है, मौज कर रहा है आपके पैसे पे। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो एक जो है छाती पर मूंग दलना मतलब पास रहकर ही कष्ट देना, छाती पर मूंग दलना होता है। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना, कोई चीज होगा ना देख कर दांतों तले लोग उंगली दबा ले। सागर का विलोम नदी यानी सरिता, भाई सागर है उसके विपरीत कौन है? नदी है। थोड़ा कठिन पूछ दिया था यार। फिलहाल ये दोनों तो मजेदार थे, छाती पर मूंग दलना और दांतों तले उंगली दबाना। छाती पर मूंग दलने वालों का जरा आप कमेंट करिए, तो जय हिंद लिखिए कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि इनके साथ कुछ घटना हुई है। दक्षिणी एशियाई खेलों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आइए सैक के बारे में देखते हैं। साउथ एशियन गेम्स में थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए कि इन खेलों को दक्षिण एशियाई खेल परिषद, इसका नाम है साउथ एशियन गेम काउंसिल, सैक जो है करवाती है। और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 8 कंट्रीज हैं, 8 देश हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। यह ध्यान रखेंगे, मतलब साउथ एशिया में जितने भी देश हैं लगभग वो सब देश हैं, 8 देश, इनको ध्यान रखेंगे। तो इनके अलावा जो रहा होगा वही देश शामिल नहीं रहा होगा। फिलहाल आप ये इतना जो है समझेंगे, यही देश है। अगला ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और भी विश्लेषण डेली लाता रहूंगा आपकी आने वाली परीक्षा, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में आया दोस्तों, तो कुछ इसी तरह से मुझे भी संघर्ष करना पड़ता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, लेकिन आपके लिए तो मैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डेज या जो भी परीक्षाएं हैं सबका सटीक विश्लेषण, आपको किताबों में इतना डिटेल नहीं मिलेगा, भले क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सबका सटीक विश्लेषण, अधिक से अधिक पॉइंट, एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आ रहा हूं। तो जय हिंद।